देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपका क्लास 11th का पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड पीरियोडिक टेबल नामक चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें से मैंने आप लोगों को फैमिली ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं इसको बताया था। लेवासियर साहब का लॉ क्या था उसको आपको समझाया था। मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है ये चीज़ आपको समझाई थी, और प्राउस्ट जी का लॉ क्या था ये आपको मैंने समझाया था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डोबे-राइनर-ट्रेड्स लॉ क्या था, और इसके बाद आपका न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ या म्यूजिक लॉ या न्यूलैंड लॉ क्या था उसके विषय में पढ़ेंगे। आज हमको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक लॉ पढ़ने हैं जो कि आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से आते हैं। उनमें से पहला है डोबे-राइनर-ट्रेड्स। पहला आपका जो है बेटा वो क्या है, डोबे-राइनर-ट्रेड है। तो हेडिंग आप लोग डालिए डोबे-राइनर-ट्रेड, डोबे-राइनर-ट्रेड्स, या कुछ लोग इसको ट्रेड लॉ भी बोलते हैं, ट्रेड लॉ भी बोल सकते हैं, या डोबे-राइनर-ट्रेड लॉ बोल सकते हैं। तो ये दोनों इसके नाम होते हैं बेटा, ठीक है। आपको याद रखना है जो पढ़ना है। पहली भी चीज़ आपसे इसमें सवाल पूछा जाता है कि ये लॉ आपका कब दिया गया, तो याद रखना इन 1829, इन 1829 जर्मन केमिस्ट डोबे-राइनर, याद रखना कि जो आपका डोबे-राइनर-ट्रेड्स लॉ आया था वो कब आया था बेटा, 1829 में आया था, और इसको किसने दिया था, जर्मन केमिस्ट डोबे-राइनर जी ने दिया था। अब इन्होंने लॉ क्या दिया था उसको आप समझिएगा ध्यान से। इस तरह से उन्होंने तीन एलिमेंट को ग्रुप किया था, थ्री एलिमेंटों को ग्रुपिंग किया था, और ये 3 एलिमेंट का जो ग्रुप था इसको उन्होंने ट्रेड बोला था। क्या बोला था बेटा, ट्रेड बोला था, ठीक। अब क्या हुआ कि इसमें से आपके 3 एलिमेंट मान लीजिए रख दिया उसने, ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया। फिर उन्होंने बोला कि जो एटॉमिक वेट ऑफ बी होगा, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो हमेशा इक्वल होगा एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी बाई 2 के इक्वल होगा। ये उन्होंने एक फार्मूला निकाला, थ्री एलिमेंट के ग्रुप बनाए, उन ग्रुपों को उन्होंने ट्रेड बोला, और बोला ये गया कि जो ट्रेड का मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट के सम के हाफ के बराबर होगा। ये बात उन्होंने बोली। तो इसको मैं लिखता हूँ, लॉ क्या दिया, अकॉर्डिंग टू डोबे-राइनर्स एटॉमिक वेट of the middle element is the arithmetic mean of the atomic weight of other two elements सम एग्जाम, ठीक है। ये आपका उन्होंने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू डोबे-राइनर्स जो एटॉमिक वेट होगा मिडिल एलिमेंट का वो किसके इक्वल होगा, इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द अदर 2 एलिमेंट के बराबर होगा। जो आपके अदर 2 एलिमेंट बचे हैं उनका जो एटॉमिक वेट होगा उनके अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा। इन्होंने डोबे-राइनर साहब ने ये लॉ आपका दिया। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब होता है। क्लास 10th में आप लोगों को समझाया गया होगा, लेकिन जो बच्चे ने नहीं समझा है तो ध्यान समझ लीजिए। जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखे, 1 लिखा, 3 लिखा और 5 लिखा, 7 लिखा। अब इनको अगर आप लोग ऐड कर रहे हैं और जितने नंबरों को आपने ऐड किया है उतने ही नंबर से आप डिवाइड कर दें तो इसको बोलते हैं ये अर्थमेटिक मीन है। इसको क्या बोलते हो बेटा आप लोग, अर्थमेटिक मीन बोलते हो। 3 नंबर से 3 से डिवाइड कर दिया तो अर्थमेटिक मीन। तो इसी तरह यहाँ पे 2 नंबर को सम किया तो 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया अर्थमेटिक मीन। तो डोबे-राइनर साहब ने बोला था कि एटॉमिक वेट जो मिडिल एलिमेंट का होगा वो हमेशा इक्वल होगा एटॉमिक अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2 एलिमेंट। उस मिडिल वाले एलिमेंट को छोड़ के जो अदर 2 एलिमेंट बच रहे हैं उनके एटॉमिक वेट के अर्थमेटिक मीन के हमेशा बराबर आएगा मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट। अब यहाँ से ये तो इनका लॉ हो गया। और उन्होंने ऑब्जर्व ये किया, क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्वेड
he observed that in the set of three elements having similar periodic properties. तो लॉ आपको याद रखना है कि डोबे-राइनर जी का लॉ क्या था, इस बात को याद रखना। दूसरी बात, उस लॉ से क्या कंक्लूजन क्या लिखा उन्होंने, ये इंक्लूड किया कि जो आपके ट्रेड बने हैं वो थ्री एलिमेंट के जो ग्रुप बने हैं उन ग्रुपों में क्या होता है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। वो जो आपके तीन एलिमेंटों का ग्रुप है वो तीन के तीनों एलिमेंट आपस में कैसे होंगे बेटा, सेम पीरियोडिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। जैसे आपको मैं कुछ लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए। पहला उन्होंने ट्रेड बनाया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। किसका बनाया था बेटा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का बनाया था। अब जैसे आप लोगों को ये पता हो चाहिए कि हमको अगर पता है एटॉमिक वेट जो होता है, लिथियम का होता है 7, इसको लर्न कर लीजिएगा। सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। अब अगर इसमें आपको डोबे-राइनर का ट्रेड लगाना है तो डोबे-राइनर ने बताया था एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, तो ये मिडिल एलिमेंट है, इसका एटॉमिक वेट है 23, इक्वल होना चाहिए किसके बराबर, एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर। तो अदर टू आपका 7 है एटॉमिक वेट और 39/2। अगर देख लीजिए 23 इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया 46/2। तो क्या 23 इक्वल टू 23 आ गया, देख लीजिए। तो इसका मतलब ये डोबे-राइनर का एक ट्रेड हो गया। इसी तरह अगले में ट्रेड की बात करूँ तो डोबे-राइनर जी ने अगला ट्रेड बनाया कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरिलियम जी का। अगला जो ट्रेड बनाया इसका, अब देखते हैं ये डोबे-राइनर लॉ फॉलो करता है नहीं करता। तो एटॉमिक वेट की मैं बात करूँ तो कैल्शियम का होता है 40, स्ट्रांसियम की बात करूं तो होता है 88 और बेरिलियम की बात करूं तो वो होता है आपका 137। अब इसमें हम लोग लिखेंगे एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट 88 है। एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू एलिमेंट की बात की जाए तो 80 + 137 डिवाइड बाई 2 करोगे बेटा तो ये आपका 80 इक्वल टू, यहाँ से इसको ऐड करोगे तो 771 ये आ जाएगा। जब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको डिवाइड कर लो भैया 80.5। तो देख लीजिए 88 लगभग आपका यहाँ पे भी ये लो ओबे हुआ। इसी तरह से और भी अगर आपको देखने हैं तो मैं और ग्रुप दिखा देता हूँ। जैसे एक ट्रेड आपका उन्होंने ये बनाया सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। सबको पता है कि सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, टेलुरियम का 79 होता है, सेलेनियम का 79 होता है और टेलुरियम का 127.6 होता है। तो अगर यहाँ पे आपको डोबे-राइनर ट्रेड लगाना है तो देखिए कैसे लगाओगे। एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट कितना है भैया 79, इक्वल टू होता है सम ऑफ अदर टू एलिमेंट का एटॉमिक वेट, तो 32 प्लस का 127.6 डिवाइड बाई 2 सम करिए बेटा 79 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6951 159.6/2। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं बेटा कितना आता है तो 798। देखिए 79.8 आ रहा है, ये 79 मतलब अप्रॉक्सीमेट सेम आ रहा है, तो ये हो गया। तो इस तरह से उन्होंने कई सारे आपके लॉ बनाए थे जो ट्रेड बनाए थे और ट्रेड में ये बोला था कि जो ट्रेड बनेगा उसमें जो आपका मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट हमेशा इक्वल होना चाहिए अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट के एटॉमिक वेट के। जो अदर टू एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक वेट के अर्थमेटिक मीन के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हुआ, ये लॉ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लॉ आपको याद रखना है क्या था और इसके वो थे। अब देखिए ये तो हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की कि ये आपका फेल क्यों हुआ या क्या चीज़ है ऐसी जिसके कारण इसको हमको फेल करना पड़ा। अगर हम लोग बात करें डीमेरिट्स की, किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स इसका एक ही था। पहला मेन डीमेरिट्स ये था कि जितने भी ऑल द नॉन एलिमेंट could not be fixed in ट्रेड्स। ठीक, जितने भी हमारे पास नॉन एलिमेंट थे उनका क्या था, वो सारे के सारे एलिमेंटों का हम लोग ट्रेड में फिक्स नहीं कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए बात करता हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो हमें पता है कि एटॉमिक वेट आपका हाइड्रोजन का होता है 1, लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23। तो जब हमने इसमें आपके डोबे-राइनर का लॉ लगाया तो 7 इक्वल टू कितना होना चाहिए 23 + 1/2 होना चाहिए। तो देख लीजिए 70 इक्वल टू कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ये कभी भी 7 इक्वल टू 12 इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे फेल हो गया। इसी तरह से अगला मैं एक और आपको ट्रेड बना के दिखाऊं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम।
तो अगर इसका आपको देखना है तो ऑक्सीजन का होता है 16, सल्फर का होता है 32 और आपका जो सेलेनियम होता है बेटा इसका होता है 79। तो जब इसमें लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 32 इक्वल टू कितना होना चाहिए भैया 16 प्लस का 79/2 होना चाहिए। 32 इक्वल टू यहाँ से जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15 7 8 9 95/2। तो 32 इक्वल टू कितना आ जाएगा इसको बेटा जब डिवाइड करोगे तो 4 7.5। देखिए ये भी आपका इक्वल नहीं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे ग्रुप थे या नॉन एलिमेंट थे जिनको उनको ट्रेड में हम लोग फिक्स नहीं कर सके, इसलिए ये आपका लॉ क्या हो गया फेल हो गया। तो आपको डोबेराइनर में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी दोबारा सही समझ लेना। डोबेराइनर का जो ट्रेड लॉ है वो कब आया 1829 में। डोबेराइनर किस कंट्री के साइंटिस्ट थे तो जर्मन केमिस्ट थे। डोबेराइनर लॉ को हम लोग डोबेराइनर ट्रेड लॉ या केवल ट्रेड लॉ भी बोलते हैं। इसके बाद डोबेराइनर का ट्रेड लॉ क्या था, उन्होंने बताया था कि एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑलवेज इक्वल होगा सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट डिवाइड बाई 2 के ऑलवेज इक्वल होगा। ये लॉ है। ये इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया कि जो आपके ट्रेड में एलिमेंट होंगे उनकी जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी होंगी वो सिमिलर होंगी। इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बस ये इसका डीमेरिट क्या था, बस डीमेरिट एक ही था कि जितने भी आपके नॉन एलिमेंट थे उन सबको फिक्स नहीं किया जा सका ट्रेड में, उनके लिए ट्रेड जो आपका था डिफाइंड नहीं था। अब बात करते हैं हम लोग न्यूलैंड के लॉ की। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको सही समझना बेटा। अब बात होगी न्यूलैंड साहब के लॉ की कि न्यूलैंड जी ने आपको क्या बोला था। तो बात होती है अगर न्यूलैंड लॉ की, न्यूलैंड्स लॉ, तो पहली बात आपको याद रखना है इस लॉ को हम लोग म्यूजिक लॉ भी बोलते हैं या इसी को आप लोग ऑक्टेव लॉ भी बोलते हैं, ऑक्टेव लॉ भी बोलते हो। तो याद रखना है आपको कि न्यूलैंड लॉ पूछे, म्यूजिक लॉ पूछे या ऑक्टेव लॉ पूछे, तीनों का मतलब एक ही है कि वो आपसे सीधा सा न्यूलैंड लॉ के विषय में पूछ रहा है। इस बात को आपको अच्छी तरह से कन्फर्म रखना है कि न्यूलैंड लॉ की बात करें, म्यूजिक लॉ की बात करें या ऑक्टेव लॉ की बात करें, तीनों का मतलब एक ही है। अब हम देखते हैं ये लॉ आया कब था बेटा। तो ये आया था इन 1864 में। 1829 में आपका डोबेराइनर साहब का लॉ आया था और अगला जो लॉ आया था न्यूलैंड साहब का वो 1864 में आया था। और ये आपके इंग्लिश केमिस्ट थे, एन इंग्लिश केमिस्ट। ये किस देश के निवासी बेटा, इंग्लैंड के निवासी थे, इंग्लिश केमिस्ट। और इनका अगर हम पूरा नाम लिखें तो वो नाम था अलेक्जेंडर न्यूलैंड, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो पहली चीज आपको इसमें क्या रखना है कि न्यूलैंड लॉ को हम लोग म्यूजिक लॉ या ऑक्टेव लॉ भी बोलते हैं। जो आपका न्यूलैंड लॉ या म्यूजिक लॉ या ऑक्टेव लॉ है वो 1864 में आया और इसको किसने प्रपोज किया था बेटा, तो इंग्लिश केमिस्ट अलेक्जेंडर न्यूलैंड साहब ने इसको प्रपोज किया था। इसके बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। इसमें बच्चे अक्सर गलत करते हैं और ये सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जामों में इतना ज़्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जामों में, कि जिसकी कोई आपकी लिमिट नहीं है। आप ये मानिए कि शायद ही कोई ऐसा पेपर होता हो जिसमें 2 साल में से 1 साल ये क्वेश्चन ना पूछा जाए कि जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसको फर्स्ट टाइम एटॉमिक वेट से किस साइंटिस्ट ने रिलेट किया था। पीरियोडिक प्रॉपर्टी को एटॉमिक वेट से फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने रिलेट किया था। ज़्यादातर लोग मेंडलीफ को लिख देते जो कि पूरी तरह से गलत है। फर्स्ट टाइम पीरियोडिक प्रॉपर्टी को एटॉमिक वेट से आपका रिलेट किया था न्यूलैंड साहब ने। तो याद रखना इस पॉइंट को अच्छी तरह से हेडिंग बना के लिख लेना भैया। ही वाज द फर्स्ट टू रिलेटेड the periodic properties of the element with their atomic mass। तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना बेटा कि he was the first related to periodic property of the element with their atomic mass। एटॉमिक मास के साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टी को पहली बार रिलेट किसने किया था, न्यूलैंड साहब ने किया था। इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना। अब बात करते हैं न्यूलैंड ने अपने लॉ में क्या बताया था, न्यूलैंड साहब का लॉ क्या था। ठीक बेटा, उसको ध्यान समझना। he arranged the 56 elements known them in increasing
in increasing order of their atomic mass, their atomic weight या atomic mass, atomic weight, and he observed observed and he observed the periodic properties the periodic properties of the every at elements are similar to that of first one ये आपका बात बोली थी न्यूलैंड साहब ने। उन्होंने क्या बोला था कि पहली बात याद रखना कि अगर आपसे पूछता है कि न्यूलैंड ने जब अपना पीरियोडिक लॉ दिया तो उस समय कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, तो उसके लिए आपको आंसर देना है 56। कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? 56। अब उन्होंने क्या किया कि वो जो नॉन आपके 56 एलिमेंट थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया और वहां से ऑब्जर्व किया कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एवरी 8 एलिमेंट्स की होगी, जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या होगी बेटा? सिमिलर होगी किसके? फर्स्ट वन की। जो आपका पहला एलिमेंट होगा, जहां से भी आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वहां से जो पहला एलिमेंट होगा उसके बाद जो आपका 8 नंबर का एलिमेंट आएगा उनकी जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी वो आपका क्या होंगे बेटा? सेम होंगी। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपको याद रखना है कि अब लॉ क्या था उसको अब थोड़ा सा ध्यान समझते हैं। देखना बेटा, ही कंपेयर्ड दिस रिलेशनशिप to the first octave is music bit at notes। इसके बाद ये जो उन्होंने इस लॉ को किससे रिलेट किया था? जो म्यूजिक के एट नोट्स होते हैं उसके साथ इसको रिलेट किया था। किस तरह से रिलेट किया था? अब देखना, समझना ध्यान से। जैसे आपका हो गया सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो म्यूजिक के ये आपके 8 नोट्स होते हैं जिनको उन्होंने यूज किया था। और देखिए उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। तो किस तरह से रखा? कुछ इस तरह से, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इस तरह से एलिमेंट को रखा। अब उन्होंने ये बताया कि अगर आप लोग इसका एक काम ये करते हैं कि आपने इसको गिनती स्टार्ट की। जैसे क्या है, कुछ लोग इसको बताते हैं कि आपको फर्स्ट गिनना है, ऐसा नहीं। अब आपने ये लिख लिया, अब कहीं से भी आप जो है काउंटिंग स्टार्ट की। मान लीजिए आपका मन है यहाँ से स्टार्ट करने की, ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया 1, तो इसको 2 बोलोगे, 3 बोलोगे, 4 बोलोगे। अब देखो ये 3 है तो इसको भी 3 बोलोगे क्योंकि सोडियम है, तो इसको 4 बोलोगे, 5 बोलोगे, 6 बोलोगे, 7 बोलोगे, 8 बोलोगे, 9 बोलोगे, 10 बोलोगे। तो बोला गया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो आपका 8 नंबर पे एलिमेंट आएगा उसकी के पीरियोडिक प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो देखिए फर्स्ट में आया ऑक्सीजन और 8 नंबर में आया सल्फर, इसका मतलब ऑक्सीजन और सल्फर की जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी। मान लीजिए आपको काउंटिंग वहां से नहीं करना, बोरान से करना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। देखिए बोरान के बाद बोरान को 1 मिला तो 8 नंबर किसको मिल गया? एल्युमिनियम। इसका मतलब बोरान की जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो किसके सिमिलर होंगी बेटा? एल्युमिनियम की। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपने सभी एटम को क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में उनको रखना है और इसके बाद आपको काउंटिंग करना है। आप कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो जिसको आप नंबर 1 देंगे उसके बाद जिस भी एलिमेंट का नंबर 8 आएगा उन दोनों एलिमेंटों की 1 वाला और 8 वालों की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। ये आपके न्यूलैंड साहब ने बोला था। लेकिन ये फेल इसलिए हुआ कि आफ्टर द या बियॉन्ड द कैल्शियम के बाद ये जो आपका ऑब्जर्वेशन था वो आपका डिफाइन नहीं हो सका या उसको उन्होंने कंक्लूड नहीं किया। तो याद रख लेना, दिस लॉ सीम्ड टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट अप टू कैल्शियम। तो ये जो आपका लॉ था केवल कहाँ तक
ट्रू था बेटा, केवल कैल्शियम तक है। कैल्शियम के बाद ये लॉ आपका नहीं फॉलो होता है, या इस लॉ को सिम्ड नहीं कर सकते, इस लॉ का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। रिपीटेशन जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टियों का वो ऑब्जर्व नहीं होता है। तो इस लॉ को याद रखना, कहाँ तक के लिए वैलिड है, केवल बेटा कैल्शियम तक के लिए वैलिड है। अब देखिए, अगर हम लोग इस लॉ के डीमेरिट्स की बात करते हैं तो न्यूलैंड के साहब ने जब अपना लॉ दिया था उस समय तक आपकी इनर्ट गैसें डिस्कवर नहीं थी, तो द इनर्ट गैस वेयर नॉट डिस्कवर्ड टिल देम, इस बात को याद रखना है। दूसरी बात, बियॉन्ड कैल्शियम दिस रिपीटेशन वाज नॉट ऑब्जर्व, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैल्शियम के बाद ये रिपीटेशन ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो कैल्शियम के बाद के लिए ये फॉलो नहीं हुआ, केवल कैल्शियम तक के लिए ये लॉ आपका वैलिड था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डोबे-राइनर और न्यूलैंड साहब को पढ़ा। अगर इन दोनों लॉ में से आपको किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। कल के लेक्चर में हम लोग लोथर मेयर और मेनलीफ पीरियोडिक लॉ क्या होते हैं उसके विषय में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।